नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की और खास तौर पे बच्चों पर पड़ रहे उसके खराब प्रभाव की। ऑनलाइन गेम ब्रेन हो रहा है ड्रेन और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके जो कुप्रभाव हैं, जो खराब इम्पैक्ट हैं, जो बच्चों की साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट है, उनकी ओवरऑल हेल्थ पर इम्पैक्ट है, उस पर रोज कुछ ना कुछ नया हमें पता चलता रहता है। दुनिया में ऐसे देश भी हैं इंक्लूडिंग चाइना, जहां पर उन्होंने गेमिंग आवर्स लिमिटेड कर दिए हैं। कहने के लिए थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन शायद उन्होंने इसके दुष्प्रभाव को पहचाना होगा, समझा होगा। इनफैक्ट वहाँ तो पेनलाइजेशन का सिस्टम भी है कंपनियों के ऊपर, अगर बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा खेलता वो पाया जाए। यूरोप ने इस चीज़ को समझा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने समझा है। इनफैक्ट हमारे देश में भी इस पर काफ़ी चर्चा है कि जहां पर बच्चे की ऑनलाइन गेमिंग खास तौर पर, क्योंकि वो 24 घंटे उपलब्ध है और वो सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है। जब आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक रिश्ता, एक दोस्ती भी बनाते हैं, तो इसके 360 डिग्री इम्पैक्ट्स आते हैं। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल है, उसके अंदर गेम्स हैं और उनके पास डेटा भी है। तो ये तीनों मिलकर थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं जहां बच्चों की मेंटल हेल्थ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और साथ में सोशल मीडिया तो है ही। तो फिर भाई हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ का होगा क्या? चलिए तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिसमें शामिल हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार, साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया और फॉर्मर मिसेस इंडिया दीप्ति चाको मंगेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शंकी, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बचपन में इनफैक्ट शायद हम चारों ही लोगों ने, मैंने तो खेला है, आप लोग अपना अपना बताएंगे, गेम्स खेले हैं, वीडियो गेम्स भी खेले। हाँ, तब ऑनलाइन गेमिंग नहीं हुआ करती थी। तब भी मुझे लगता है हम लोगों को भी एडिक्शन एक हद तक होता था कि बड़ा मन करता था गेम खेलने। वो जो भी अलग अलग डिवाइसेस आते थे, उसमें हैंड होल्ड भी डिवाइसेस होते थे, उसमें कंसोल्स भी हुआ करते थे और घर पे डांट भी पड़ती थी कि दिन भर इसी में लगे रहते हो या पार्लर पे जाके खेल के आते हो। तो ये हर समय अलग अलग तरीके की समस्याओं के तौर पे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कभी कि हम उसके कोई शिकार बन गए। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता रहा होगा। अब क्या बदला है? क्या ये जो ऑनलाइन वाली चीज़ आ गई है, इसने चीज़ों को ख़राब कर दिया है क्योंकि समय का कोई उसमें सीमा नहीं रह गई, साथ में एक अनजानी दोस्ती उसमें घुस गई है जिसे आप जानते नहीं, उसके साथ आप गेम खेल रहे हैं। गलत क्या हो गया है? सबसे पहले तो मैं आपका अटेंशन डालना चाहूंगी कि आजकल के गेमिंग के नंबर्स क्या हैं। अगर आप इंडिया में देखें तो 42.5 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं। हमारे टाइम में ये बहुत कम और कुछ घंटे जो आपने वीकेंड पे खेल लिया होता था। अगर आप याद करें हमारा बचपन, हम कितने सारे गेम्स पार्क में आउटडोर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। अब क्या हो गया है कि वो कंप्लीटली रिप्लेस हो गया है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अब उसके क्या क्या कारण हैं? पहला कारण, हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऑनलाइन जनरेशन बनते जा रहे हैं। आप शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप दोस्तों से ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप कॉलेज ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इतने उस एक अपने घर के कंप्यूटर वाली जगह में सीमित हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका एक बिहेवियर पैटर्न बनता जा रहा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है पीयर प्रेशर। आप देखेंगे मेंटल हेल्थ का एक सबसे बड़ा फैक्टर है जितने आप सोशल मीडिया पे होते हैं। तो जब आप अपने दोस्तों को गेमिंग करते हुए देखते हैं, बाकी चीजें करते हुए देखते हैं, तो आप फन के लिए तो उसको स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे वो इतना एडिक्टिव हो जाता है कि आप चाह के भी उससे निकल नहीं पाते। राइट तो एक एडिक्शन हो जाता है और सही बात है कि हम एक थोड़ी सी वर्चुअल दुनिया में घुस गए हैं। चाहे वो हमारे सीरियस काम हो, चाहे वो हमारा फन और एंटरटेनमेंट साइड हो, हम उसको ऑनलाइन ज़्यादा करने लगे। निराली, क्या यहाँ पर इसका जो साइकोलॉजिकल साइड है, और इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं, जहाँ पर गेम खेला वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम इस बार कई बार इसके बहुत ही ख़राब आउटकम्स भी सुनते हैं, जिसमें इवन बच्चों की जान तक दांव पे लग जाती है। बहुत खराब, मैं उन चीज़ों में डीपली जाना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आता है कि पूरी तरह से उसका व्यक्तित्व हिल जाता है, क्या ये इसकी एक बहुत खराब साइड है? हमने पहले का जिक्र किया, ठीक है, हमारा थोड़ा समय बर्बाद हुआ करता होगा, हम डांट खा लेते होंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली शायद लोग उतने इम्पैक्ट नहीं होते। यहाँ बुरी बात यह है कि साइकोलॉजिकली आप बुरी तरीके से एक गलत चीज़ का शिकार बन जाते हैं। करेक्ट।
विपिन जी, एडिक्शन जो वर्ड है ना, ये अगर हम इसे क्लिनिकल दायरे में देखें तो इसके कोई भी एडिक्शन ले लो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो गैम्बलिंग का हो, दे हैव अ सर्टन पैरामीटर्स हैं, उसके बाद ही हम उसे एडिक्शन कहते हैं। एक होता है बहुत गेम खेलना और एक होता है गेम के एडिक्ट हो जाना। जब आप एडिक्शन के क्राइटेरिया में आते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ना ही केवल आपके फिजिकल बॉडी पे होता है, समय वगैरह वो बर्बाद होना वो है ही, बट मानसिक भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, आपका बिहेवियर बदलने लग जाता है। एंड ये कुछ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आसपास में मतलब हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए वो साइंस। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत बेचैन हो जाता है अगर उसको समय से वो गेम नहीं मिला, तो दैट इज योर फर्स्ट सिग्नल कि जो बेचैन होना होता है, अगर हमें वो चीज नहीं मिले, इट्स अ साइन ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर। सेकेंडली, अगर दिन भर हमारे दिमाग में वही चल रहा है, चलो माँ बाप ने टाइमिंग सेट कर दिया कि आप दिन में ये 2 घंटे ये खेलोगे, बट जैसे ही आपने गेम रखा आपका दिमाग अभी भी उधर ये क्योंकि मैं शाम को ये करूंगा गेम रिलेटेड, मैं शाम को वो करूंगा, मैं दोस्तों से भी उसी के बारे में बात करूंगा, दैट इज योर अनदर साइन कि यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ दैट वन एक्टिविटी। और ये रिजल्ट्स इसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इवन पर्सनल हाइजीन वगैरह का कोई ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, एंड इमोशनली दे गेट सो ट्रैप्ड कि अगर वो उस समय नहीं मिला तो अग्रेशन, ये बहुत सीवियर आउटकम हो जाता है। आई हैव गॉट केसेस जहां पे बच्चों ने मम्मी तक पे हाथ उठाया है क्योंकि मम्मी उसका आईपैड चार्ज करना भूल गई एंड वो उसका गेम टाइम था। तो दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे सीवियर है। आई वर्क विद केसेस जहां बच्चा 8-8 दिन तक बिस्तर से बाहर नहीं निकला है क्योंकि वो अपने गेम में सर्टेन लेवल पे खेल रहा था, एंड अगर वो उस समय निकल जाता तो शायद वो हार जाता। एंड इसका आउटकम ये he got food poisoning, he also got multiple other issues और spine के भी issues होने लगे, and स्कूल कॉलेज मिस होता है वो अलग। There are children जिन्हें रोशनी से तकलीफ होने लगी है क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे हैं जो वो लोग इंटरनेशनली खेलते हैं, जो रात के समय खेलते हैं अंधेरा करके ताकि स्क्रीन पे फुल फोकस बना रहे उनका। तो ये बच्चे सुबह एक तो उनकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, दे आर नॉट एबल टू टेक इवन द लाइट। तो the way it is impacting brain, it is impacting all emotions also। हर चीज में आप एक्सट्रीम हो जाते हो, आपका रिएक्शन एक्सट्रीम होता है, आपका इन टर्म्स ऑफ एंगर डिस्प्लेसमेंट भी एक्सट्रीम हो जाता है, आप सोशली आइसोलेट कर लेते हो खुद को क्योंकि आप पूरा दिन वर्चुअल दुनिया में रहते हो। एंड बहुत ज्यादा समय बिताने से एक वर्चुअल एंड रियल लाइफ की जो डिफरेंस है वो भी डिमिनिश होती जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, इम्प्रेशनेबल एज के होते हैं, रैंडम लोगों से खेलते हैं और उस तरह का इनका एक्सपोजर होता है। इवन द लैंग्वेज, इसका भी इम्पैक्ट बहुत ही गलत हो रहा है क्योंकि गेम जिनके साथ खेलते हैं वो जरूरी नहीं है सेम एज के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दे गेट अर्ली एज पे बहुत एक्सपोजर हो जाता है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे बोलते हैं उन्हें मतलब भी नहीं पता है, बट उन्हें उतना समझ में आता है कि इसमें उसकी मम्मी के बारे में कुछ बोला जा रहा है या उसके बहन के बारे में कुछ बोला जा रहा है। एंड मोर देन 50% आर प्रोन टू साइबर बुलिंग ऑनलाइन क्योंकि ग्रुप गेम्स हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स है। अगर आपका खेल सही नहीं हुआ, आपकी वजह से आपकी टीम हारी, तो बुलिंग इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। बहुत बार छोटे बच्चों को बुली किया जाता है कि तुम अगर हमारे लिए ये लेवल पार नहीं करोगे तो आई विल modify your mother's picture and circulate. These are also some of the pieces that I have worked on. So not just one level, हर जगह से। So emotionally devastating ये हो जाता है कि pressure of performance, in terms of aggression, in terms of addiction की constantly उसी cycle में हो, sleep is deprived, so physiology body में भी changes आ रहे हैं, concentration is not there at all, and a complete isolation। आप एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हो एंड यू आर नॉट इवन एड्रेसिंग टू अपने खुद के बॉडी के नीड्स आल्सो। वेरी ट्रू। आपने जितनी बातें बताई वो 100% मतलब हम देखते हैं, सुनते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, चारों तरफ यही हो रहा है, लेकिन बड़ा असहाय सा महसूस करते हैं उसके बारे में कि क्या कर सकते हैं। दीप्ति, थोड़ा इसमें अगर हम एक पेरेंट्स वाले साइड पर जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इसकी शुरुआत, मतलब एक बच्चा जो कि गेम खेल रहा है वो 5-6 साल या उससे ऊपर का तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले पेरेंट्स ही कर देते हैं बच्चे के हाथ में वो मोबाइल फ़ोन थमा के। वो एक कनेक्शन शुरू से, अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या बहुत सिंपल है कि आप अपने हाथ का फ़ोन बच्चे को दे दीजिए, वो थोड़ी देर खुश हो जाएगा, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, व्हाटएवर द रीजंस आर। लेकिन वो सेंसिटिविटी हमें
अपने पेरेंट्स में या यंग एज पेरेंट्स में भी डेवलप करनी होगी? बिल्कुल सही कहा विपिन जी। जैसे आपने कहा इसकी एक हिस्ट्री है, जैसे निराली में हम बता रही थी कि किस लेवल का इन बच्चों में एक जुनून सा हो गया है गेमिंग को लेके। बट इसकी शुरुआत हमने की है। जब ये बच्चा 3 साल 2 साल 4 साल का था, हम इनको लेके रेस्टोरेंट जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये बहुत बच्चे हैं, मस्ती करेंगे, चम्मच उठा के फेंक दिया, थोड़ा शोर मचा दिया। एज यंग पेरेंट्स हमें बहुत एम्बेरसमेंट होती थी इन चीजों से, तो हमने उन्हें अपना मोबाइल पकड़ा दिया, एक हाई चेयर में बिठा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया। वो घंटों तो उस मोबाइल पे अपना जो भी कार्टून्स है वो देख के बिता देते थे, और हम आराम से अपना टाइम, अपना सोशल टाइम बिताते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। अब जब बुजुर्गों ने बताया हमें कि ये मत करो, मोबाइल ले लिया करो, तो हमने उनसे मोबाइल ले लिया। और कुछ ही साल में 3-4 साल के अंदर आया कोविड महामारी, जब लॉकडाउन हो गया। और अब ये फोन, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने पास एक पर्सनल और प्रोफेशनल लैपटॉप रखते थे। हम तैयार नहीं थे उस लॉकडाउन के लिए। तो जब वर्ल्ड डिजिटल हो गया, हमने अपने लैपटॉप पे अपना वर्क फ्रॉम होम कर लिया और बच्चों के हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया फॉर देयर ऑफिशियल स्कूल, जो ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हुआ। अब बच्चों के पास ऑफिशियल रीजन आ गया फोन उठाने का। अब वो 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे थे जिनमें थोड़ी और समझ आ गई थी, तो वो एक एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स देखते थे मोबाइल। वो वहाँ एज अप्रोप्रिएट कार्टून्स तो देखते ही थे, बट वहां से स्टार्ट हुआ उनके कार्टून को बहुत ज्यादा मिमिक करता हुआ गेमिंग इंडस्ट्री। सो गेमिंग इंडस्ट्री ने इसको वही टाइम पे कैच किया कि बच्चा इंटरेस्टेड है, इस टाइप के गेम्स पकड़ा दो इसको। तो वो उस जब उन्होंने अपना डिजिटल स्किल से हमें इतना इम्प्रेस किया, हम भी बहुत खुश होते थे। वो बच्चा खुद होके ऑनलाइन क्लास ले रहा है, 7 ईयर ओल्ड है, 6 ईयर ओल्ड है, वो खुद स्क्रीनशॉट्स ले पा रहा है, अपना होमवर्क खत्म कर पा रहा है। बट उसके साथ जो एक थिन लाइन था ऑफ नेसेसिटी एंड लग्जरी, वो हमने कब लांघ दिया, ये हमें एज पेरेंट्स समझ में ही नहीं आया। नो डाउट ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है जिसमें हर किसी का अपना एक रोल है, अपना एक पार्ट है। शंकी, इसी में मैं एक अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि शायद अभी जो पेरेंट्स हैं, मिलेनियल्स हैं या उससे पहले की जनरेशन वाले के साथ तो ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन मिलेनियल्स से लेकर आगे तक, चाहे छोटे बड़े जिस भी तरह के पेरेंट्स हों, वो इस वर्चुअल वर्ल्ड को बहुत अलग तरीके से समझते हैं। वो अभी भी उसको बाहर से देखते हैं, जानते सब कुछ है उसके बारे में, लेकिन उसको बाहर से देखते हैं। जबकि अभी के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से वही उनकी दुनिया बन गई, और इस डिफरेंस को मैंने देखा है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, और यही एक दिक्कत है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें गैप तो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट उनके मीडियम्स अलग हैं। मैं इतने पेशेंट्स देखती हूँ जो ओल्डर जनरेशन के होते हैं और वो गेम नहीं खेलते ऑनलाइन, माना, बट वो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं या ऑनलाइन और चीजों पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, राइट? नहीं, मेरा हाँ, तो यही शंकी थोड़ा और क्लियर करता हूं कि वो बड़े लोग लगे हैं लेकिन वो साइकोलॉजिकली जुड़ते नहीं है। उनको पता है कि मेरी दुनिया नहीं है, ठीक है, वो घंटे बिता रहे हैं वहां पे, लेकिन वो उसको अपनी दुनिया, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये इसको अपनी दुनिया समझ लेते हैं। वो जो बहुत खराब से इल इफेक्ट या जो हम कहते हैं वो खबरें हम सुनने को मिलते हैं, वो तभी शायद पॉसिबल होता है क्योंकि वो समझ लेते हैं कि यही है जो कुछ है, और फिर वो इनकी साइकोलॉजी पे इतना हावी होता है कि बहुत कुछ हो जाता है। विपिन जी, आप ये समझिए, जब बच्चा बड़ा होता है 75% चीजें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू पिक करता है। मतलब जो भी वो ऑब्जर्व करता है वो सीख लेता है। आप देखेंगे बच्चे फोन पे बात करेंगे पापा की तरह, मम्मी की तरह खाना बनाएंगे, राइट? वो देखते हैं और पिक करते हैं। तो चाहे पेरेंट व्हाट्सएप पे है, चाहे पेरेंट किसी भी जगह पे है, पर बच्चे को ये पता है फोन पे होना नॉर्मल है, लैपटॉप के आगे बैठे रहना नॉर्मल है। उसको ये नहीं पता वहां पे हो क्या रहा है। तो इस तरीके से उसको कहीं ना कहीं इस नेगेटिव स्पेस में एंट्री मिल जाती है। अब एंट्री मिलने के बाद जो बच्चे को ऑप्शंस मिलते हैं गेमिंग में, वो एक बहुत ही अलग लेवल की डिस्ट्रेस पे पहुंचा देते हैं बच्चों को। जब वो, आप मानेंगे, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली इसको एक इलनेस घोषित करके गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दे दिया है।
राइट कि ये एक डिसऑर्डर हो गया है, इससे बच्चों का सोशल इम्पैक्ट, मेंटल इम्पैक्ट, फिजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि उनमें आप समझिए वो क्षमता नहीं है राइट या रॉन्ग बताने की। बच्चे जिस एज के गेमिंग करते हैं ज्यादातर 9 से 18 साल, 25 साल, इस ब्रैकेट में, उस टाइम तक उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो सही और गलत को डिस्टिंग्विश कर पाए। जी। बड़े लोगों में, अडल्ट्स में वो डिस्टिंक्शन थोड़ी क्लियर है। नो राइट। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि ये हम समझ गए हैं समस्या, लेकिन इसका निदान कहाँ पे? निराली, क्या कड़े नियम, जैसा हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा, उस तरह की चीजें आपको करनी है? मैं कुछ उसको भी बहुत अच्छी चीज तो नहीं कहूंगा, या फिर यूरोपियन एग्जाम्पल ले जहां वो थोड़ा सा कंपनियों को भी लायबल बना रहे हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है तो शायद ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाते हैं। हमारे देश में जहाँ पर चीज़ें, मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तरह के रोड़े हैं। कैसे इस समस्या से कैसे डील की जाए, कैसे शुरुआत की जाए? आई थिंक विपिन जी, वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट। हर स्टेक होल्डर ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसमें निभाई तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो हमारे पास मेन स्टेक होल्डर्स कौन है? एक है गेमिंग बनाने वाली इंडस्ट्री। अगर ये इंडस्ट्री उस इंटेंट पे आ जाए कि मुझे हमारे देश का यूथ को सेफ रखना है, किसी को एडिक्शन लेवल पर नहीं रखना है, तो टेक्नोलॉजी में ही, गेम इटसेल्फ में ही वो ये पैरामीटर्स डाल सकते हैं कि यस, सर्टेन गेम मैं सिर्फ 40 मिनट्स का एक स्लॉट दूंगा, उसके बाद यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर, आप दोबारा वो गेम नहीं खेल सकते। जस्ट एन एग्जांपल टू से कि अगर इंडस्ट्री उस इंटेंट से शुरू करे, या एज अप्रोप्रिएट गेम्स बनाओ, वैलिडेशंस लगाओ उसमें एज के, बट क्या हो रहा है, हर चीज बिजनेस एंगल से देखी जाती है। सो दैट इज वेयर ये स्टेक होल्डर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। दूसरा है एज द पेरेंट we being the caregivers and the first nurturers for our children, तो स्क्रीन टाइम ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप कोई भी और डेंजर को अगर ले लो। बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर आपने अपने बच्चे को देख लिया कि वो माचिस की तीली के साथ खेल रहा है, नो मैटर आप क्या कर रहे होगे, आप यू विल जंप एंड स्नैच इट। लेकिन मोबाइल हमें उतना डेंजरस नहीं लगता है, ऑनलाइन घर बैठे गेम खेलना हमें उतना डेंजरस नहीं लगता है, इसीलिए हम भी उस पर उस हिसाब से नियंत्रण नहीं लगाते हैं। बहुत पेरेंट्स आके बोलते हैं बच्चा सुनता नहीं है। ऐसे यही बच्चे के हाथ में अगर बंदूक या माचिस की तीली हो तो आप यही जवाब दोगे कि नहीं सुनता है, राइट? सो आप स्क्रीन टाइम को भी उस हिसाब से लो कि इट इज अ नॉन नेगोशिएबल कंपोनेंट। यस, कोविड ने हमें उस दिशा में डाल दिया जहां पे हम रिवर्स नहीं कर सकते, एंड फॉर लॉट ऑफ चिल्ड्रन इट इज देयर वर्ल्ड आल्सो। इट्स अ गुड, मतलब उसके पॉजिटिव्स भी हैं, बट टाइमिंग एंड बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। थर्ड हमारा स्टेक होल्डर है इज आवर गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। तो हमारे हाथ में ये है कि हम इन दोनों स्टेक होल्डर्स को कैसे एम्पावर करें। तो हम अगर गेमिंग इंडस्ट्री पे कुछ नियंत्रण लाते हैं तो उसके वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें एज अ रेगुलेशन हम लाए, और अगर वो नहीं फॉलो होते हैं तो सीवियर पेनल्टीज लगाई जाए, जहाँ पे ऑप्शन नहीं हो कि वो फॉलो ही होने चाहिए। सो एज ऑल स्टेक होल्डर्स अगर हम साथ मिलकर चलें, तो फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज योर एजुकेशन इंडस्ट्री। तो स्कूल्स में भी इसके बारे में बात होनी चाहिए कि व्हाट इज एडिक्शन। आजकल क्या हो गया कि हम सारे क्लिनिकल टर्म्स ना लूजली यूज करते हैं, तो बच्चों को भी उसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आती है। अगर मैं कहूँ कि आप ज्यादा गेम खेल रहे हो और मैं कहूँ आप एडिक्ट हो, दोनों में अगर हम उसको सही मायने से यूज करें तो एडिक्शन वर्ड इज स्कैरी। Nobody wants कि मुझे एडिक्शन होना चाहिए। I have got children also walking into the clinic saying, "मैम मुझे हेल्प करो, I am not able to keep my mobile phone." So it's not like they don't want to. So अगर हम इसके सही एजुकेशन दें, एज अ सोसाइटी हम ये टर्म्स लूजली यूज ना करें, सही मायने से उनको समझाएं कि ये क्या होता है और उसका क्या परिणाम है, then I think we can all collectively work towards bringing a matured and a balanced use. देखो, गेम खेलना is a part of growing up. ग्रोइंग अप क्या बड़े भी खेलते हैं एज एंटरटेनमेंट, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ लाइन ड्रॉ करें। तो बस ये लाइन हमें कलेक्टिवली लानी। बिल्कुल नहीं, बहुत सही आपने कहा कि इसको हमें कलेक्टिव एफर्ट के साथ ठीक करना होगा। तो छोटा ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद और उन छोटी छोटी चीज़ों की बात करें जिनकी शुरुआत आप कर सकते हैं, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। क्या वो स्मॉल स्टेप्स होंगे जिससे आप बड़े रिजल्ट पा सकते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए? छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। गेम बेन हो रहा है ड्रेन, और इस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं। क्विकली मैं कुछ और उपायों की तरफ जाना चाहूंगा। दीप्ति,
क्या वो छोटी छोटी शुरुआत हो सकती है? निराली ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमको एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, हम घर से क्या शुरुआत कर सकते हैं? तो एज अ पेरेंट विपिन जी, दो चीजें मेरे कंट्रोल में है और वो मैं कर सकती हूँ। नंबर 1, मैं सख्ती से उस चीज को बंद कर, फोर्स, नॉट फिजिकल, बट उसे वो स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है। और अगर मुझे उसे मोबाइल इलिटरेट भी नहीं बनाना है, तो अगर मैं उसे किसी चीज के लिए वो मोबाइल पकड़ा रही हूँ, तो उस पर मेरा पेरेंटल कंट्रोल होगा एंड आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद इट. And as a mother, when I lay a set of rules about his screen time, he's not supposed to take mobile phones, not just from me, his father or grandparents. वो rule follow किया जा सकता है. That is in my control. Second is sensitizing. He's very small. My child is just 7-year-old. But वो addiction वाली phase, जैसे मैंने कहा, because हमने वो line cross कर दिया है, उन्हें खुद ही नहीं पता है. जैसे डॉक्टर कुमार बता रही थी कि बच्चों को खुद ही नहीं पता है कि वो गलत है या एडिक्शन पे जा रहे हैं, बट मुझे वो पता है. तो मैं उसे धीरे धीरे सेंसिटाइज करूंगी. और एज अ कलेक्टिव एफर्ट, स्कूल्स में वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर अ पार्ट ऑफ अ स्कूल सिस्टम जहाँ पे इस चीज का इम्पोर्टेंस उन्हें पता है. और बराबर क्लास में कोई ऐसे समूर्जा, संयुक्ता जैसे कोर्सेस चलाते हो जिसके थ्रू वो उसे अवेयर कराते हैं, सेंसिटाइज करते हैं बच्चों को. तो जब स्कूल से टीचर जिनको वो आइडियलाइज करते हैं उनसे, और माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से लगातार ये बात सुनते हैं कि गेमिंग या मोबाइल फोन से होने वाली दुष्परिणाम क्या है, ये एक कंपाउंड एफर्ट ला सकता है उनपे, और वो धीरे धीरे उन्हें समझ जाएगा. हालांकि कंट्रोल नहीं होगा उनपे, बट दे नो दैट इट इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग. फिर मैं अर्ज करूंगी फॉर अ मोर जस्ट एज निराली जी बता रही थी, अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और एक रेगुलेशन आ जाए तो इट वुड बी very very helpful for parents like me to control this aspect for my child. जी ठीक है. श्वेंकी जी, रेगुलेशंस पे भी मैं और बात करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए अब वो एक प्रोसेस है और इनफैक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट सब इसके बारे में सोच रहे होंगे, वक्त वक्त पर इस पर बात भी होती है. लेकिन अगेन हमारी शुरुआत शायद घर से ही पहले होगी. क्या पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक, हम अक्सर बात करते हैं कि फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत जनरल सी बात है, कह के होके ख़त्म हो जाती है. लेकिन वो बनेगा कैसे? उसके लिए क्या एफर्ट करने होंगे? टेक्निकली आपको करना क्या होगा? कैसे शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले तो विपिन जी, जो गवर्नमेंट वाली बात आपने छेड़ी, मैं बस उस पर एक पॉइंट कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स कर रही है. जैसे आप देखेंगे गेमिंग इंडस्ट्री में उन्होंने टैक्सेशन 28% कर दिया है ताकि इतना ज्यादा लोग गेमिंग के फाइनेंसेस में ना जाएं. अगर हम घर परिवार की बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. आप समझिए कि पानी बहुत जोर से एक वाटरफॉल में आ रहा है और आप बोलें कि मैं बस उस पानी को रोकूंगा, वो कभी नहीं रुकेगा. आप वहां एक डैम बनाइए, पानी को डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, फिर वो मैनेज हो जाएगा. सेम तरीके से अगर आप बच्चों को हर समय कहेंगे ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना, रिवर्स साइकोलॉजी का इम्पैक्ट आएगा और उनको लगेगा इसमें कुछ तो बहुत एक्साइटिंग है, क्यों मना कर रही. इसके अलावा मैं कहूंगी आप बच्चों को अपने साथ एंगेज कीजिए. शाम को आधे घंटे के लिए अपने बच्चे के साथ पार्क में जाके वॉक करिए, एक बैडमिंटन का गेम खेल लीजिए. अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज दीजिए छोटी छोटी, जिससे कि वो उस एक दुनिया से बाहर निकले, नेचर में जाए, आपके साथ वॉक करे, आपके साथ अपनी दिनचर्या शेयर करे, थोड़ा टाइम बताए. और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पेरेंट्स भी उस टाइम को उतना ही प्रायोरिटाइज करें. दूसरी चीज आप देखेंगे, घर परिवार के लोग जब साथ में खाना खाते हैं तब भी टीवी देखते रहते हैं या डिजिटल स्पेस में इन्वॉल्व रहते हैं. अगर आप घर में एक छोटा सा रूल बनाएं, हम खाना खाते हुए सब बात करेंगे, सब बताएंगे आज उन्होंने सुबह से एक क्या अच्छी चीज करी, एक चीज जो उनको इम्पैक्ट करी. कोई भी घर का बड़ा ये चीज स्टार्ट कर सकता है. तो जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, एटलीस्ट आप मेंटली उस एक डिजिटल इम्पैक्ट वाले वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हैं. तीसरी चीज आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बच्चों के साथ.
अगर आप बच्चों को एग्रेसिवली एंग्री तरीके से चीजें बताएंगे, वो आपसे चीजें छुपाना शुरू कर देंगे। वो रूम में अकेले जाके खेलेंगे, बोलेंगे हम कुछ काम कर रहे थे, लैपटॉप में से डिलीट करेंगे चीजें। कहीं ना कहीं आप उनको जब एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे कि बेटा मेरे साथ भी ये हुआ था, या पता है उस बच्चे के साथ ये हुआ, एग्जाम्पल से बच्चे सबसे ज्यादा लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे नेफ्यूज हैं, एक 6 साल का है और वो सॉफ्ट ड्रिंक पिया था, तो मैंने उसको एक वीडियो भेजी कि उसमें क्या होता है और देखो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या होता है, एंड उसने खुद से बोला बुआ मेरे को नहीं पीनी है, तो बहुत खराब होती है, इससे ये होता है। जब आप बच्चों को एजुकेट करते हो, वीडियो दिखाते हो, तो वो उस चीज को खुद से समझ जाते हैं। पर जब आप उनके लिए डिसीजन मेक कर देते हो, तो उनको लगता है कि क्यों, मेरी फ्रीडम नहीं है, मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता। तो एजुकेट करके उनको एम्पावर करिए कि वो खुद से डिसीजन लें, उनके लिए डिसीजन मत लीजिए। जी बिल्कुल। देखिए वैसे पेरेंटिंग बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत थॉटफुलनेस लगती है, और फिर भी आपको लगता है कि पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर इम्प्लीमेंटेशन में लाई जाएं, जिनका अगर आप थोड़ा थॉटफुल तरीके से इस्तेमाल करें, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, और ये एक कंटिन्यूस एफर्ट हो, ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते जोश में तो बहुत किया और फिर आप भूल गए, तो उनसे फ़र्क आएगा। क्योंकि दोनों तरफ ही इंसान है और वो जज्बातों को समझता है, आप भी और वो छोटा बच्चा भी, जिसको आप बताना चाहते हैं कि क्या चीज़ हार्मफुल है, क्या चीज़ गलत है, किसकी कितनी लिमिट है। गेम खेलने से रोकना नहीं है, लेकिन लिमिट या लाइन ड्रॉ करनी है कि किसके आगे हमें नहीं जाना है। तो बिल्कुल सही है, शायद आप लोगों ने सबने एक सुर में एक बात की कि कलेक्टिव एफर्ट लगेगा सब तरफ से, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। आई होप कि पेरेंट्स इसकी गंभीरता को समझेंगे, जो बच्चे बड़े हैं और समझ सकते हैं, इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हो, वो भी एक मैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे और खेलिए गेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ रुकना है, कहाँ दिक्कत है, और बिल्कुल खुल के बात कीजिए। कभी किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, उनसे छुपाएं नहीं, क्योंकि वही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक ये बातचीत करने से, इस तरह का सब कुछ बार बार लेकर आने से फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार।